So today in our panel we have Rotractor Navdeep Singh Obrai, Rotractor Ankit Lakhina and Rotractor Harshit Jain as our speaker. So starting with the meeting, I would like Harshit Jain to please present his presentation. Is my screen visible? Yes, it's visible. Okay. Hello guys, I am Rotractor Harshit Jain from Rotrac Club of Young Visionaries. Today I will be presenting 20 tips for a better resume. Can we start? Yes, Harshit. First tip. Resume does not get you the job. It gets you the interview. Resume is important for your interview, guys. Hello? Am I audible, everyone? Yes, Harshit. Yes. Yes, you are audible. Yeah. Resume does not get you the job. It gets you the interview. Resume यार आपके इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है. अगर resume स्क्रीनिंग के लिए 6 सेकंड रिज्यूमे स्कैन होता है जो हर एक HR करता है. रिज्यूमे को 6 सेकंड्स में वो 6 से 7 पॉइंट्स देखता है, आपके रिज्यूमे को देखता है. अगर आपके 6 सेकंड्स में आपका रिज्यूमे उसे अपील कर गया तो वो आगे आपसे रिज्यूमे पे क्वेश्चन करता है, नहीं तो आप बहुत जल्दी रिजेक्ट हो जाते हो. तो आप कोशिश करो कि आपके रिज्यूमे में ऐसी चीजें हों जो 6 सेकंड्स में एक रिज्यूमे स्कैन करने वाले को इम्प्रेस कर दें. People are busy, your resume will be skimmed. अगर जो रिज्यूमे स्कैन कर रहा है, अगर उसको आपके रिज्यूमे में कोई अच्छा पॉइंट ना मिला तो वो आपके रिज्यूमे को मूव आउट कर देगा. ट्राई करो कि अगर जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है अगर वो बिजी ना हो और वो आपके रिज्यूमे पे पूरा ध्यान दे, आपके पॉइंट्स रिज्यूमे में ऐसे हो कि वो सिर्फ मतलब मोटिवेट करे कि आपसे आगे क्वेश्चंस कर सके वो आपके रिज्यूमे के बेसिस पे. लूज द ऑब्जेक्टिव, वी नो यू वांट द जॉब. आपका जो ऑब्जेक्टिव है रिज्यूमे का वो एकदम जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होना चाहिए. मतलब अगर आपके पास कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन आ रहा है, पहले आपका जो रिज्यूमे है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो जॉब को डिफाइन करना चाहिए. क्या कैसे उसे लिंक करे उस जॉब डिस्क्रिप्शन से, उस पर आपको फोकस करना है, तभी आपको एक सक्सेसफुली जल्दी जॉब मिल जाएगी. फोर्थ पॉइंट एजुकेशन को लेके, जब आप whenever you are writing a resume, do not include anything before the college. Any grades before, don't mention your school grades if they are not good. Only include the GPA that is impressive. एजुकेशन पार्ट जो है आपके रिज्यूमे में उसको कोशिश करो कि सबसे लास्ट में रखो. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सबसे लास्ट में रखो और अपनी प्रोफेशनल स्किल्स और प्रोफेशनल जर्नी को टॉप पे रखो, क्योंकि सबसे पहले एक इंटरव्यू आपकी प्रोफेशनल जर्नी देखता है, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देखेगा, स्किल्स देखेगा, फिर उसके बाद वो एजुकेशन पे आएगा. It is not what you know, it is what you have done without what you know. जो भी आपकी स्किल्स है वो आपको पता होनी चाहिए. मतलब जैसे कि आपकी कई स्किल्स है जो अनडिस्कवर्ड हैं, जो आपको भी नहीं पता. आपको उन चीज़ों को पहले, जब भी आप रिज्यूमे बना रहे हो, अपनी सारी स्किल्स को लिस्ट डाउन कर लो. जो आपको कई चीज़ें होती हैं जो हमें अपने टैलेंट्स नहीं पता. हम गूगल पे कई सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर स्किल्स मेंशन्ड है कि क्या क्या स्किल्स आप अपने रिज्यूमे में को बेटर करने के लिए लिख सकते हो. तो वहाँ पे आप जाके इन स्किल्स को कंसिडर कर सकते हो ताकि आपका रिज्यूमे थोड़ा बेटर हो जाए. हाईलाइट योर अकम्पलिशमेंट्स, नॉट योर जॉब ड्यूटीज. जो भी आपने अपनी जॉब के टेन्योर में अचीवमेंट्स करी हैं उसको हाईलाइट करो,
ना कि आप अपनी जॉब ड्यूटीज को हाईलाइट करो कि जॉब के टाइम पे आपको क्या ड्यूटी असाइन हुई थी, बल्कि ये असाइन करो कि आपको जैसे कोई प्रोजेक्ट असाइन करा गया था, आपने उस प्रोजेक्ट में पहले 5 साल में क्या उसकी मतलब क्या उसकी रिपोर्ट्स थी प्रीवियस ईयर्स में, और आपने उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स करी है। अपनी इंप्रूवमेंट्स, अपनी इंकम्प्लिशमेंट्स को हाईलाइट करना है। कभी भी अपने रिज्यूमे में हमेशा पास्ट टेंस यूज करो, प्रेजेंट टेंस बिल्कुल भी मत यूज करो। जैसे कोऑर्डिनेटेड वर्सेस कोऑर्डिनेट, डिजाइन्ड वर्सेस डिजाइन, प्लान्ड वर्सेस प्लान। इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे क्रिएटेड मार्केटिंग प्लान फॉर एनुअल फंड रेजर, created marketing plan for annual fundraiser that netted $50,000। ये 3 एग्जांपल है। created marketing plan for annual fundraiser that netted $50 more than the previous fundraiser in the past 5 years। इसमें से अगर वो लास्ट वाला एग्जांपल वो पढ़ेगा तो इसमें 3 चीजें उसके सामने आ रही हैं। एक तो पिछले 5 साल में से बेटर परफॉर्मेंस हुई है, और पिछले 5 साल से बेटर आपका फंड रेजर आपने करा है, एनुअल रेजर, और आपने एक मार्केटिंग प्लान बनाया था। 3 चीजें उसके सामने आ रही है। पहले वाले में आपने एक चीज करी, दूसरे में आपने 2 चीजें बताई, तीसरे में आपने 3 चीजें बता दी। उसका ध्यान ये गया कि आपने पिछले 5 साल से कैसे बेटर कर दिया। ये सारा मतलब आपको पास्ट टेंस यूज करना है और वर्ड्स के साथ खेलना है। वर्ड्स के साथ आपको अपनी अकम्प्लिशमेंट्स भी बतानी है। रेलिवेंट एक्सपीरियंस, कभी भी आप रिज्यूमे लिख रहे हो उसमें आपके जो शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप्स है, जॉब्स है, वॉलंटियर वर्क है, उसको मेंशन मत करो। जो लॉन्ग टर्म है, जो मतलब बहुत इफेक्टिव है, जिसको देख के एक एचआर के दिमाग में आएगा यार इस बंदे को लेना चाहिए, यार इसके अंदर कुछ तो बात है, मतलब वो चीज को मेंशन करो जो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म जॉब्स, इंटर्नशिप्स, वॉलंटियर वर्क, उसको अवॉइड करो, उसका क्योंकि कोई फायदा नहीं होता। Customize your resume to the job. Pull the words from the job description and use them in your resume. जब भी आपके पास आप रिज्यूमे बना रहे हो, कोशिश करो कि अगर आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन आता है तो उसमें से वर्ड्स उठाओ। किस पोजीशन के लिए जॉब आ रही है, क्या क्या उसके लिए वो है, क्या क्या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ही आप उसको अमेंड करके अपने रिज्यूमे के अंदर कैसे उसको पुट इन कर सकते हो वो देखो। जैसे उसको रिज्यूमे के अंदर डालोगे, उसको रिज्यूमे के अंदर वही वर्ड्स यूज करो। Review all of the experiences on your resume. Think of 3 to 5 accomplishments per experience. मतलब जब भी आप रिज्यूमे बना रहे हो ना, तो कोशिश करो कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, हेलो, am I audible? Yes, Harshit. Yes. Yes sir, you are audible sir. हाँ, रिव्यू ऑल ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑन योर रिज्यूमे। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है उन रिज्यूमे को उन एक्सपीरियंसेस को देखो, और मतलब एक्सपीरियंसेस में से 3 से 5 अकम्प्लिशमेंट्स पर एक्सपीरियंस के हिसाब से मेंशन करो। कि मतलब जैसे अगर आपने जॉब एक्सपीरियंस आपका पर्टिकुलर है, उसमें आपकी क्या अकम्प्लिशमेंट थी 3 से 5, वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। या जैसे रोट्रैक का भी एक्सपीरियंस है, तो रोट्रैक के एक्सपीरियंस में भी आप ये मेंशन कर सकते हो कि आपकी जैसे मतलब रोट्रैक के अंदर आपने बेस्ट 5 क्या अकम्प्लिशमेंट्स ली हैं, उसको मेंशन करो। अकम्प्लिशमेंट्स जो भी हो वो जरूरी नहीं है कि ग्राउंड ब्रेकिंग ही हो। मतलब इसमें ऐसे भी हम वो डाल सकते हैं, मेक सेव मनी फॉर द कंपनी। कैसे आपने सेव करा, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और सेव द टाइम ऑफ द कंपनी। मतलब कैसे आपने अपनी मैनेजमेंट दिखाई, या कैसे आपने स्किल्स और कंपनी की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए वर्क करा, वो सारी चीजें इसमें बतानी है। इवेंट्स एंड एक्टिविटीज दैट यू हैव प्लान्ड और इम्प्लीमेंटेड। अगर आप रोट्रैक में हो, कोई आपने बड़ा इवेंट प्लान करा है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इवेंट प्लान करा है जिसका बहुत ज्यादा कोई इन्फ्लुएंस आया है सब लेवल पे भी, तो आप उसको भी बता सकते हो। इन्वॉल्व इन नोटेबल प्रोजेक्ट्स, नोटेबल क्लाइंट्स एंड रिजल्ट ऑफ देम। अगर आपके कोई ऐसे मतलब जॉब एक्सपीरियंस आपका कोई बड़ी अच्छी कंपनी में है, वहां पे आपने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करा है, तो उसका बहुत अच्छा आउटकम आया है, वो सारी चीजें आप अपने रिज्यूमे में बता सकते हो। डिड यू गेट टू यूज द राइटिंग स्किल्स, पर्पस ऑफ राइटिंग। मतलब क्या क्या आप मतलब अपने रिज्यूमे में जो भी आप राइटिंग स्किल्स यूज कर रहे हो, कैसे उसको मतलब हर एक चीज को अमेंड करके आपको ऐसे बनाना है कि जिसमें आपकी जो पर्पसफुल इंफॉर्मेशन हो ना, वही आगे आए, और मतलब कि कोई भी गलत वर्ड्स या एक्स्ट्रा वर्ड्स आगे ना आए।
एक्शन एंड बेनिफिट स्टेटमेंट्स. एक्शन इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बेनिफिट इज इक्वल टू रिजल्ट्स. आपका जो भी एक्शन आपके कोर्स ऑफ बिजनेस पीरियड में रहा है, उसका क्या, उस पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उससे आपको क्या बेनिफिट्स हुआ और उसके क्या रिजल्ट्स आए. ये अगर आप अपने रिज्यूमे में बताते हो कि कैसे आपने एक फर्म के अंदर क्या एक्शन आपने लिए, क्या आपकी उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उससे क्या फर्म को बेनिफिट्स हुए और क्या रिजल्ट आया, ये अगर मेंशन करते हो, ये एक एचआर देखता है कि आपने किस प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करा था और क्या उसका आउटकम आया. ये सारी चीजें भी देखी जाती है व्हाइल स्क्रीनिंग योर रिज्यूमे. क्वांटिफाई योर स्टेटमेंट्स. मतलब जो भी आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रहे हो उसे कोशिश करो कि क्वांटिफाई करो. जैसे मैंने पहले अभी थोड़ी स्लाइड्स पहले बताया था कि 5 साल में पहली बार $50,000 से इंक्रीज हुआ है, वैसे ही क्वांटिफाई योर स्टेटमेंट्स. बिफोर, मतलब इसका मैं 2 एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ. बिफोर सुपरवाइज स्टाफ ऑफ रिटेल्ड एम्प्लॉयज एंड प्लान प्रमोशन टू ग्रो प्रॉफिट्स. ये एक नॉर्मल लाइन हो गई. और अगर इसको क्वांटिफाई करके देखोगे तो इसको ऐसे लिखना, मैनेज 20 एम्प्लॉयज एंड प्लान एंड एग्जीक्यूटेड 30 प्रमोशन एंड कंसिस्टेंटली जनरेटिंग 30 to 50% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. अब इसमें उसको समझ आएगा कि फैक्ट्स एंड फिगर से समझ आएगा कि भैया आपने कैसे काम करा है और कैसे प्रमोशंस करे हैं और कितना % प्रॉफिट आपने इंक्रीज करा है. यहाँ पे उसके सामने रिजल्ट्स आ गए फैक्ट्स एंड फिगर्स में. अगर एक रिज्यूमे स्कैन करने वाले के सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स जितनी ज्यादा होंगी, उतने ज्यादा चांसेस हैं आपका रिज्यूमे जल्दी एक्सेप्ट होगा, आपको जॉब जल्दी मिलेगी. Legibility is your goal. Don't overstyles. No, not use more than 2 fonts. Avoid capital letters and minimize underlining. सबसे पहले यार अपने रिज्यूमे को जितना सिंपल रख सकते हो या तो सिंपल रखो, या उतना या मतलब अगर आप जितना अपीलिंग बना सकते हो उतना बनाओ. ये नहीं कि आप उसके अंदर बहुत सारी शेप्स डाल दो, फिगर्स डाल दो, इमेजेस डाल दो जिसकी रिक्वायरमेंट ना हो. और कोशिश करो कि 2 से ज्यादा फॉन्ट्स कभी मत यूज करो रिज्यूमे में, क्योंकि उसका गलत इंपैक्ट आता है. और कोई भी स्टाइलिश फॉन्ट्स अवॉइड करो रिज्यूमे में. अवॉइड द ऑल कैप्स लॉक. कैप्स लॉक मतलब सिर्फ आप अपने नाम के लिए कैप्स लॉक यूज कर सकते हो, बाकी थ्रू आउट द रिज्यूमे कोशिश करो कि ऑल कैप्स में आपकी कोई भी चीज ना हो. मिनिमाइज द अंडरलाइनिंग. अंडरलाइनिंग कोशिश करो रिज्यूमे में अंडरलाइनिंग कम से कम हो. जो हेडिंग्स है उन्हीं को अंडरलाइन करो और किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए अंडरलाइन ना करो. उसे उसकी जगह आप लोग बोल्ड वगैरह यूज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक वगैरह. हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है नो टाइपोस. यार लोग सोच रहे होंगे टाइपोस की स्पेलिंग गलत लिख दी. नहीं, मैंने सही स्पेलिंग लिखी है. टाइपोस, नो टाइपोस. कोशिश करो आपके रिज्यूमे में कोई भी गलती ना हो, क्योंकि अगर आपकी एक छोटी सी गलती वो अगर एचआर पकड़ लेगा तो वो ये देखेगा कि बंदे ने रिज्यूमे में अपना इनपुट 100% नहीं दिया. बंदे ने इस रिज्यूमे को स्कैन खुद तो करा नहीं, तो उसने अगर खुद स्कैन करा होता तो उसने अपने टाइपोस को खुद ही पकड़ लिया होता. तो आप यार बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, या अगर आप वर्ड पे भी बना रहे हो तो ग्रामर चेक के लिए F5 होता है, या और भी टूल्स होते हैं ग्रामर चेक के लिए, उसे यूज कर लो. हैव somebody else to read your resume and proof it. कोई भी सीनियर मेंबर ले लो, या कोई भी ऐसा जो बिजनेस प्रोफाइल में हो, जो बंदा आपकी हेल्प कर सकता है. किसी को अपना रिज्यूमे एक बार पढ़ा दो, ताकि अगर उसमें कोई गलती है या कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो वो आपको बता सके. कोशिश करो कि किसी एचआर को पढ़ाना, क्योंकि वो आपके रिज्यूमे को इम्प्रूव करने के लिए आपको और ज्यादा बेटर तरीके बता सकता है. नैरो डाउन द अननेसेसरी एंड पर्सनल डिटेल्स. यार जैसे अब आप रिज्यूमे बना रहे हो, आपने उसके अंदर बहुत सारी फालतू की चीजें मेंशन कर दी जो मेंशन करने की जरूरत नहीं थी. अब जैसे कई लोग रिज्यूमे बनाते वक्त फादर्स नेम के साथ मदर्स नेम वगैरह चीजें मेंशन कर देते हैं. एड्रेस में लोग 2 या 3 एड्रेस भी डाल देते हैं. लोग फोन नंबर अलग डालते हैं, मोबाइल नंबर अलग डालते हैं. कोशिश करो कि मोबाइल नंबर डालो, एड्रेस में एक ही एड्रेस डालो अगर डालना है, और उसके बाद फादर्स नेम या मदर्स नेम में से एक ही जने का नाम डालो. एक ही जने को टारगेट रखो. मतलब जितना कम से कम पर्सनल डिटेल्स दोगे उतना है, क्योंकि उसका फायदा नहीं होता. एक पेज में ही हमें रिज्यूमे मैनेज करना है, इसलिए वो भी बंदा उतना ही देखेगा रिज्यूमे एक पेज पे जितना आएगा. यार मैं अपने कोट से अपनी पीपीटी को एंड करना चाहूंगा. the only people who get paid enough get paid what they are worth, and are people who don't follow the instruction book, who create the art, who are innovative, who work without a map. जो नॉर्मल रिज्यूमेज हैं वो तो सब लोग बना ही रहे हैं. आपके रिज्यूमे में कुछ नया होना चाहिए. देखो, लोग मेरे से ये पूछेंगे कि रिज्यूमे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए. मेरे हिसाब से रिज्यूमे का कोई डिफाइंड फॉर्मेट है ही नहीं.
हर बंदा रिज्यूमे अपने अलग अपने फॉर्मेट के हिसाब से बनाता है. किसी कोई रिज्यूमे में ऑब्जेक्टिव डालता है, कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं डालता. ऑब्जेक्टिव की जगह भी आजकल नई चीजें यूज होने लग गई हैं, वो आपको अंकित बताएगा. बट आप लोग ये देखो कि जब भी आप रिज्यूमे बना रहे हो, आप दूसरे से बेटर कैसे बना सकते हो, कैसे आप अपने रिज्यूमे को बेटरली प्रेजेंट कर सकते हो ताकि वो अपीलिंग लगे, कैसे हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हमारी सारी इंफॉर्मेशन भी आ जाए और कम से कम वर्ड्स यूज हो. ठीक है, थैंक यू. होप सो अगर सबको अच्छा लगा होगा. और यार अगर किसी के कोई क्वेश्चंस है तो मेरे को बता दो, कोई फीडबैक्स है तो बता दो. प्लीज़ अपने क्वेश्चंस और फीडबैक ग्रुप चैट में अपने मेंशन कर दीजिए. That's amazing. We got certain questions through a Google form, so I think let's discuss those questions. ऑडियंस के कोई क्वेश्चन है पहले? अगर कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता है रिज्यूमे के बारे में. एक क्वेश्चन आया है हमारे पास. सबसे पहले क्वेश्चन आया भरत सराय का. हाय ब्रो, कैन यू शेयर योर पीपीटी? यस भरत, आई विल शेयर द पीपीटी आफ्टर द सेशन. फिर उसके बाद कोमल शर्मा जी का क्वेश्चन आया. कोमल शर्मा जी का वो है, नो डाउट द सेशन इज रियली हेल्पफुल, ग्रेट इनिशिएटिव, थैंक यू कोमल. फिर उसके बाद रेडमी का आया है, कैन यू एलेबोरेट द पॉइंट हाउ टू हाईलाइट द अकम्प्लिशमेंट्स? ये पॉइंट यार आपको अभी नेक्स्ट पीपीटी में अभी और बेटर तरीके से समझ आएगा. एक पीपीटी और है छोटी सी, वो अंकित की पीपीटी है, उसमें आपको काफी चीजें समझ आएगी. इसी के बारे में है वो, हाउ टू हाईलाइट द अकम्प्लिशमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन कार्तिक सेठी, हाउ टू मेक आवर रिज्यूमे लुक मोर अट्रैक्टिव? कार्तिक, आप क्या कर सकते हो अगर आपको आइडियाज लेने हैं? आप नेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स है जो बहुत अच्छे अच्छे रिज्यूमे के डिजाइन्स रखती है. हम इस पीपीटी के इस इवेंट के बाद भी आपसे कई रिज्यूमे के वर्ड फाइल शेयर कर देंगे. आप उसके अंदर अपनी बस डिटेल्स फिल करो, आपका रिज्यूमे रेडी है. बाकी अगर आपको और भी कुछ बेटर करना है तो आप नेट पे जाके बेस्ट वेबसाइट्स को खोल सकते हो. उसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स है रिज्यूमे के अलग अलग, और कैसे आप रिज्यूमे को इम्प्रूव कर सकते हो वो सारे उसमें टूल्स है. आपको बस उसमें अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, आपका रिज्यूमे खुद एक अच्छे लेवल पे बन के आपके सामने आ जाएगा. DRR Shantanu, if anyone is a fresher, then what he can mention in his achievements part as per the job description? या अचीवमेंट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप मेंशन कर सकते हो. जैसे कि आप अगर आपके पास कोई भी स्किल्स है, मतलब जो आपने मतलब कोई ऐसी अचीवमेंट्स है जो आपने कॉलेज लेवल पे करी हो, या कोई ना कोई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा हो, या फिर कोई ऐसी वो हो अचीवमेंट्स जैसे कि आपकी स्कूल की अचीवमेंट्स कोई रही हो, जैसे स्पोर्ट्स हो, या कोई लीडरशिप क्वालिटी वाली अचीवमेंट्स रही हो, या कुछ ऐसी चीज रही हो जो मतलब दूसरों से आपको अलग हाईलाइट करती है. आप उन सारी चीजों को इसमें मेंशन कर सकते हो. एंड जस्ट टू ऐड ऑन टू दिस, जैसे शांतनु ने पूछा कि समवन इज़ अ फ्रेशर, और हर्षित ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि आप जो सबसे रेलिवेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखें. बट जो शांतनु का क्वेश्चन है, आई रियली अप्रिशिएट इट, बिकॉज हम कभी ना कभी तो स्टार्ट करेंगे, एंड जब हम स्टार्ट करते हैं देयर चांसेस कि हमारे पास लिखने के लिए कुछ ना हो. सो दैट्स कम्प्लीटली ओके. तो आपकी बेसिक से बेसिक अकम्प्लिशमेंट भी है ना, लाइक फॉर एग्जांपल आप 12th क्लास में टॉप 10 स्टूडेंट्स में भी थे, मेंशन दैट. मैं ये सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ जो फ्रेशर्स हैं, नॉट फॉर एवरीवन. मींस जो छोटी छोटी अकम्प्लिशमेंट है कि आप टॉप 10 में थे, टॉप 20 में थे, आपने एक कंपटीशन में पार्ट लिया, आप उसमें टॉप 5 में आए, आप फर्स्ट पोजीशन नहीं आई, डू मेंशन दैट.
व्हेन यू आर अ फ्रेशर, जब आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. जब मैंने पहले अपना रिज्यूमे बनाया, पहले अपना सीवी बनाया, उसमें मैंने जो भी मेरी वेग सी छोटी से छोटी अकम्पलिशमेंट थी वो मैंने लिखी. बट एज आई ग्रू, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मैंने अपनी जो अकम्पलिशमेंट मेरी इंक्रीज होती गई, तो मैंने सिर्फ रेलिवेंट वाली लिखी, मैंने नीचे वाली हटा दी. शांतनु खुद एक DRR है RID 3030 के. सो शांतनु, अगर मैं रोड ट्रैक के हिसाब से अगर आपको एग्जांपल दूं, तो जब मैंने क्लब ज्वाइन किया था, मैं एज अ मेंबर था, तो मेरे सीवी में लिखा हुआ था मेंबर. उसके बाद मैं क्लब का प्रेसिडेंट बना, मैं डिस्ट्रिक्ट में आया, मैंने इवेंट शेयर किए. तो अब मैं जब अपना रिज्यूमे लिखता हूँ, तो उसमें मैं अपना मेंबरशिप के बारे में नहीं लिखता हूँ. क्यों? जब मैंने रिज्यूमे सबसे पहली बार बनाया था, मेरे पास और कुछ लिखने के लिए नहीं था. देन आई इवन मेंशन दिस थिंग कि आई एम जस्ट अ मेंबर. सो इफ यू आर अ फ्रेशर, आपकी कुछ ना कुछ अभी अचीवमेंट तो होगी ही, भले ही वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, टू मेंशन दैट. बट जैसे जैसे आप आपकी अचीवमेंट्स बढ़ती जाएं, आप जो इररिलेवेंट या छोटी अचीवमेंट्स आप उनको हटा सकते हैं, एंड जो आपकी इंपॉर्टेंट वाली हैं उसको इलैबोरेट कर सकते हैं. हर्षित, बैक टू यू. Next question we have Arpit Sharma. I am a fresher. Should I mention my internship first or educational background? हाँ, अगर आप फ्रेशर हो तो आप आपके पास अभी कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, तो आप अगर मेंशन करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने इंटर्नशिप के बैकग्राउंड को मेंशन कर दो, फिर उसके बाद अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को भी मेंशन कर सकते हो. प्रेफर करना कि उसमें अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं उन्हीं मार्क्स को मेंशन करना, मतलब उन्हीं CGPA या जो भी आपका पैटर्न चल रहा था परसेंटेज, उसी को मेंशन करना. Next question, Matri Gara. The PPT and the pointers were really amazing. Just a small question: how can we get to the point when we have a lot of address? Thank you, Matri. सबसे पहले अगर आपके पास बहुत ज्यादा एड्रेस है, आप एक जो प्रेफरेबल एड्रेस है जो आप अपनी बिजनेस के लिए, मतलब आप जो आप हर्षित, क्वेश्चन इज डिफरेंट. एक बार दोबारा देखोगे? how can we get to the point when we have a lot of address? A lot to address. Okay. Ankit, can you answer? Yeah. So if I'm understanding it right, you were asking कि हमारे पास अगर बहुत कुछ लिखने के लिए तो हम क्या लिखें, right? Matri, can you please confirm this? Yeah. So Matri, it's about deciding हम किस चीज़ के लिए रिज्यूमे बना रहे हैं. हमारा प्रेफरेबल सिचुएशन ये रहेगी कि हम एक ही रेज्यूमे हर जगह यूज ना करें, राइट? आपने जैसे बोला कि मेरे पास बहुत कुछ लिखने के लिए, मैं आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी साथ में देना चाहूंगा कि व्हाट इफ द पर्सन हैज डन मल्टीपल थिंग्स बट दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. आई हर्ड इट्स अ लॉट नॉट गुड टू मेंशन टू मेनी डिफरेंट थिंग्स. बहुत सारी चीजें मेंशन करना इज, आई एग्री विद यू कि बहुत सारी चीजें आप मेंशन कर दोगे, जो रिव्यूअर है, जो देख रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा. सो व्हाट माय सजेशन वुड बी, जब आपका पहला क्वेश्चन है कि बहुत सारी चीजें लिखने के लिए तो कैसे एड्रेस करें, एंड बहुत वैलिड चीजें हैं तो कैसे एड्रेस करें, आप ये देखिए आप किस चीज के लिए रेज्यूमे बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल, आप एक मार्केटिंग के लिए रेज्यूमे बना रहे हैं फॉर अ मार्केटिंग पोजीशन, तो आप अपनी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल्स है वो उसमें मेंशन नहीं करोगे ऑब्वियसली. तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच इज, आप जो अपना रेज्यूमे है वो कस्टमाइज करो हर जॉब के लिए, हर पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए, हर डिफरेंट सेक्शन के लिए. दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू गो अबाउट इट. अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत एक दूसरे से वैलिड हैं, तो आप देखो कि आपके जो करंट पोजीशन है उसके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट कौन है, आप उसी को मेंशन कीजिए. आपको सब कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है. हर्षित, बैक टू यू. Next question we have, what is the difference between resume and CV? Hello. Harshit, if you don't mind, I would like to add one more thing in the previous answer. Yeah, sure. Like you said कि आपके पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए. This is something I am facing a lot because I have done a few things which makes it very difficult to accommodate that thing in a single page. So what you can do is, like Ankit mentioned, one thing you can do is you would make different resume for different purposes. Like if you are applying for a particular job, try to focus for the things you have done related to that job. Apart from that, what is really trending these days is to have a digital resume wherein you can showcase your projects. You can add as many as things as you can in the form of website or something like a blog or similar thing. And you can mention the link of that resume on your paper resume. That is something which is also trending, especially if you are from technical background or engineering background.
back to Harshit. Next question was from Muskan Grover. What was the difference between CV and resume? Is my screen available? Yeah. Visible? Yeah. The basic difference between CV and resume is, as per the length, on the basis of length, the CV is of 3 to 4 pages and resume is short, just from 1 to 2 page. Content, area specific. The CV is area specific. Basically, it involves all the information about the education and academic background, specific listing. And the resume is all inclusive of the summary of skills, experiences, and education. Purpose. Its purpose is to detail background and the qualification, to know the detailed background and the qualifications of the employee. And the resume is to gain the empowerment or interview. Resume is just basically focused on getting a job or clearing an interview, but CV is more, CV has a detailed background and qualifications of the employers. Over to you, Ankit. I guess Sarthak has more question. Yeah. Okay, so Sarthak has asked what should be the difference in our resume as a fresher and our resume as an experienced working professional. So Sarthak, the major difference is the work experience, right? If you are a fresher, the employer is not expecting much in that. उसको पता है कि आपके सिर्फ बेसिक एजुकेशन बैकग्राउंड होगा, आपकी कुछ स्किल्स होंगी, आपने कोई अलग से कोर्स किया है वो होगा. बट व्हेन यू आर ऑलरेडी एन वर्किंग प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस, तो जो आपका वर्क एक्सपीरियंस वाला पार्ट है दैट इज वेरी रेलेवेंट. उसमें बहुत ज्यादा शोर भी नहीं करता. और इसमें वो है जैसे बाकी तो ऐसे चलते हैं. Navdeep, your mic is. 1 second, sorry. Yeah, no problem. So Sarthak, work experience is a very relevant point. Because जितना भी आपका CV है, मैं उसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो एक पार्ट हो गया मेरा वर्क एक्सपीरियंस का और एक पार्ट हो गया मेरा रिमेनिंग पार्ट, मेरी हॉबीज वगैरह वगैरह वगैरह, जिसमें सब कुछ आ जाता है. तो एज अ फ्रेशर में मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिसिंग होता है वर्क एक्सपीरियंस का. तो एक्सपीरियंस जब ऐड हो जाता है ना, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द पर्सन. जब मैं एक अपना रिज्यूमे दे रहा हूँ, आई एम ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल, तो मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो काफी डिटेल्ड है. डिटेल्ड एज इन मैंने उसमें क्या क्या अचीव किया. द रीजन बीइंग कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है हर बैकग्राउंड में. इससे हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, किसी के ज्यादा मार्क्स आ गए, किसी के ज्यादा कम मार्क्स आ गए, बट हम उस नॉलेज को, उस एजुकेशन को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हमें वर्क एक्सपीरियंस से पता चलेगा. सो वर्क एक्सपीरियंस बहुत मेजर रोल प्ले करता है. एंड माय सजेशन इज, जो एक वर्किंग प्रोफेशनल है उसको अपने जो वर्क एक्सपीरियंस वाला पार्ट है रिज्यूमे में, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए एंड उस पर बहुत जितना ज्यादा मेंशन हो सकता है वो करना चाहिए. एज वी मेंशन अबाउट द अचीवमेंट्स एंड अकम्पलिशमेंट्स, तो जब मैं अचीवमेंट और अकम्पलिशमेंट की भी बात कर रहा हूँ तो एक वर्किंग प्रोफेशनल की जो अपने काम के अंदर अचीवमेंट्स है वो भी मेंशन होंगी. फॉर एग्जाम्पल, लोग यूजली क्या करते हैं, क्लास में टॉप किया वो मेंशन किया, कंपटीशन जीता वो मेंशन किया अचीवमेंट्स में. बट अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपने अपने वर्किंग में, अपनी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वहाँ क्या अचीव किया, दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. क्यों? एजुकेशन इज लाइक लॉट ऑफ थिंग्स आर कॉमन. हर कोई स्कूल में पढ़ रहा है, हर कोई 11 से 12 तक कर रहा है, हर कोई एक बेसिक कोर्स कर रहा है. बट व्हेन वी कम टू वर्क एक्सपीरियंस और जॉब, वहाँ पे हमारी चीजें डिफरेंट हो जाती है. वहाँ हम जो अकम्प्लिश कर रहे हैं दैट क्रिएट्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द पर्सन, ऑन द HR. जो भी आपका रिज्यूमे देख रहा है उस पर ज्यादा डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो एक वर्किंग प्रोफेशनल के CV में या रिज्यूमे में जो डिफरेंट होना चाहिए वो मेजरली आपका वर्क एक्सपीरियंस है. आपकी जो अकम्पलिशमेंट्स है वो भी वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड होनी चाहिए. मेजरली नहीं है कोई बात नहीं, आप अपनी बाकी अकम्पलिशमेंट्स रख सकते हैं. प्लस एक वर्किंग प्रोफेशनल अगर अपना रिज्यूमे दे रहा है तो उसका जो वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स हैं, उसकी अकम्पलिशमेंट्स हैं, वो बहुत मैटर करती है. सो मेक श्योर अगर आप अपना CV दे रहे हैं या रिज्यूमे दे रहे हैं और आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप जो अपना वर्क एक्सपीरियंस वाला सेगमेंट है वो बहुत सोच समझ के लिखें और जितना इलेबोरेटेड हो सके पॉइंटर्स में वो उतना मेंशन करें. Harshit, back to you. So anyone has any queries? Harshit, I guess there's one more question. Can you please go about that?
Is it mandatory to update in a CV that we are doing any course or certification or PG? Because of my knowledge, the most of the companies are not accepting part-time education like weekend classes to work in their company. Yeah, most of the companies do not accept part-time classes or part-time courses in their reputed companies don't accept. But yes, you can mention your education qualification if there is not more content to write in. If you have more content, more relevant content than your PGs or extra courses, then you should mention that. Over to look Ankit, over to you. Yeah, Pratik, what is the next thing planned? I think we have some questions. We got a question yesterday that if I have a 2-page resume, then is it okay to print it as a double-sided? Yeah, so I think there's no problem in printing double-sided, but there's no hard and fast rule. Some people will say you should print on two different pages, but I think printing back to back is okay. If Nadeep and Harshit has something to add, please. I would suggest try to finish the resume in one page itself, because 2 pages, like it said, it hardly takes 6 seconds for a recruiter to go through in your resume. So if you can manage to do it in single page, that will be the best thing you can do. But in case you have a lot of content and you feel everything is relevant and you need 2 pages, then in that case, I would suggest you can print on both sides. That should not be an issue. It's anyhow better to save paper as much as you can. But one more thing I would like to add related to resume in this is, like, resume is something very personal to you. It is like a reflection of you on a sheet of paper. So make sure you actually hold it and basically present it in that way. Okay, Pratik, do you have another question? Yeah, I have one more question. Someone asked, what are the most common mistakes on resume that instantly disqualify an applicant? Excuse me, Pratik. We Yeah. have a query related to the previous question. Can you check, Ankit? Can you check the query? Yeah, Sanya has written that, sorry to interrupt, but we have learned that It's to Shania. make on, sorry, Shania, jo bhi, whatever, sorry for the pronunciation, on two different pages and should never be on both sides. Uh, Shania, I think it's up to you. I mean, it's not a very hard and fast rule that you can't, print it back to back, but it depends. We want to save paper. If we can print it on one page, we will try for that. Back to you, Harshit or Pratik. We Pratik. have one more query in the chat box. Can you answer that also, Ankit? Yeah. Sorry, I'm just reading. So a quick question Aman. from Aman is trying to switch to data and screen. What value should be mentioned in the resume and how likely can be. Okay, Aman, as I mentioned to answer to Sarthak's question, like what एक working professional अपने resume में क्या लिखे, and I very much focus on work experience. But since you said that you are switching from one field to another, so मैं अगर see I have not much detailed knowledge about कि business analysis की field में और data science की field में कितना difference है. अगर ये दोनों में similarities हैं, तो मैं अपने जो current experience है उसके बारे में mention करूँगा. बट अगर मेरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, अगर मेरी जो स्विचिंग है, जैसे आपने पूछा कि मैं एक फील्ड से दूसरी फील्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस पे उतना फोकस नहीं करूँगा. इंस्टेड मैं जिस नई फील्ड में जा रहा हूँ उसके रिलेटेड मैंने क्या क्या स्किल्स एक्वायर की हैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. Yeah, what about a soft copy for resume? That is completely fine, but that depends
who is asking for your resume, if that person is comfortable for a soft copy, then we should always prefer a soft copy, because to save the paper and save the environment. Yeah, Back Pratik. to you, Pratik. Okay, so I repeat my question. My question was, what are the most common mistakes on a resume that instantly disqualify an applicant? Okay, so I'll start with one thing that I feel: writing paragraphs. If you are writing a complete paragraphs in a resume, then that is something a turn off for me, because मैं पूरे paragraph नहीं पढ़ूंगा. We should always make sure that we make pointers. हम जितने भी अपने resume में चीजें लिख रहे हैं वो pointers में हो, ताकि वो easily readable हो. I think Navdeep and Harshit must have something to add. Yes, Ankit, that's true. That point system is something really important. Try कि paragraph बिल्कुल भी नहीं, कोई भी read नहीं करेगा उसे, and important details will be missed out. And try to make it in a points कि कोई भी जो line है वो single line से ज़्यादा उसमें resume में ना रहे. Otherwise flow टूट जाता है जो resume read कर रहा है आपका, because he does not have many time. उसने बस scan करना है overall. So I would recommend the point system is a better option. Or any other thing that you think is should be avoided completely in a resume? वन थिंग इज कि 10th से पहले का तो कुछ भी ऐड मत करना कि थर्ड क्लास में आपको ये मिला था, फोर्थ में ये मिला था, नेवर ऐड दैट. 10th के बाद भी बहुत जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स है, यू ओनली ऐड दैट till 12th class or maybe in college. Try to focus on the most recent things which you have done recently in your life instead of something you did 10 years ago. So that is something you must avoid. Okay, great. So moving on, I'll share on the PPT with you, a small PPT in which I'll be covering the part, how to create a standout resume. Please let me know if my screen is visible to all. Yeah, it's visible. So I'll be covering, because we're a little short of time, so I'll be speeding up a bit. So what is the purpose of resume? Purpose of resume is to market yourself and get an interview. जैसे हर्षित ने बताया, एक resume आपको job नहीं दिलाएगा, but that will definitely get you an interview. क्योंकि हर interview से पहले there's a resume shortlisting thing, जहाँ पे जो भी recruiters हैं वो आपके resume के basis पे decide करते हैं आपका interview लेना ही नहीं लेना. And as mentioned by Harshit also, there's a 6-second rule कि वो 6 सेकंड के अंदर आपकी मेजर चीजें स्कैन करते हैं, एंड उसके बेसिस पे दे डिसाइड लाइक if that person should be called for an interview, या हमारे जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, because interview is a time consuming process. तो हर रिक्रूटर पहले ही चाहता है कि वो एक बेसिस पे सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाए जो इस पोजीशन के लिए या जो लोग रेलिवेंट है, एंड that's where resume comes in. कि resume में it gives an idea to the person कि उसकी क्या achievements है, and that gives you shortlisting. And as someone asked ki what should we avoid in a resume and bad resume, objective is something I won't say ki is something completely bad, because a lot of people use objectives, but I personally do not favor them. And we should avoid objective. Instead, we have something else that we can write in place of objective, which I'll be covering soon. एंड अवॉइड फुल सेंटेंसेस मीन्स अपने जो भी सेंटेंसेस हैं पूरे सेंटेंस की जगह पॉइंटर्स में लिखे. हॉबीज एज मच यू कैन अवॉइड देम. इन केस आपका सीवी बिल्कुल खाली है, आपके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है 10th 12th की मार्क्स के अलावा, देन गो विद हॉबीज, अदरवाइज अवॉइड देम. बैड फॉर्मेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आप जो प्रेजेंट कर रहे हो दैट शुड बी वेल फॉर्मेटेड, दिखने में अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज इट बिकम्स इरेलीवेंट. क्योंकि देखने में अच्छा नहीं होगा तो जो रिक्रूटर है जो भी आपका रिज्यूमे देख रहा है वो इसको सीधा इग्नोर कर देगा. एंड what are the basics of a modern resume? You should include URLs if possible of LinkedIn, probably if you have a LinkedIn account, a published paper in case you have published a paper, and you can use a nice font. It can be Calibri. You don't have to be Times New Roman, which is very common. Use professional headline instead of objective, which I'll be covering in the next slide.
यूज वर्ड स्पेसिफिक टू जॉब, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप अपने जो वर्ड्स है अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। More than one page is a debatable thing. Some people say it should be more than one page. Some people say it should be less than one page. My opinion is it should be one page. एक पेज से ज़्यादा जा रहे हैं तो वो CV हो गया, और मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं इतनी डिटेल में जाऊँ। एक पेज में इतना समराइजेशन होना चाहिए कि मेरे को एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाए कि जो पर्सन है वो क्या, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है। मूविंग ऑन, so how to stand out: use a professional headline, make a summary of your skills, descriptive job titles. I'll cover these point in next slides, that will be better because we're short of time. So what is a professional headline? So instead of writing complete objectives, you can go with writing professional headlines. As you can see in this example, there's a person called Rich Smith, and his headline is international development evaluation consultant. So it gives him complete idea कि person का background क्या है, वो क्या currently pursue कर रहा है, उसका current profession क्या है, and this gives a crisp and to the point explanation about the person. So avoid objective, क्योंकि हर किसी को पता है at the end सबके objective same होते हैं, हर कोई अपना objective इंटरनेट से ढूंढ के ही लिखता है, and सब में similar चीजें होती हैं, it's something not very unique. So instead of going for an objective, you can go for a professional headline like this one. Summary of skills. So I'll read this out. The skill sections gives you total control of how you are perceived by employees. Without this section, you are basically a victim of your work experience and education. So basically, education is something very common. हर कोई अपना 10th 12th कर रहा है, etc etc. But जो skills वाला part है, that actually makes you stand out. क्योंकि जो skills हैं वो हर person to person differ करती हैं. हर person की skills different होती हैं. And skills do mention in your resume, it actually makes you stand out. Because the remaining part, your education is similar to all, but skills जो आपका specific skill set है, that is unique and you should definitely mention them. There are two ways of mentioning the skills. One, you can use a pointer. Otherwise, you can, on the left hand side, you can see you have categorized these skills in different parts like area of expertise. I will go with the right side where it is mentioned in points, because again, paragraphs koi read nahi karta hai. Paragraphs should be avoided as much as we can. So use pointers and definitely mention your skills, because these skills are specific and unique to you. ओके, डिस्क्रिप्टिव जॉब टाइटल्स. सो जब भी आप अपना जॉब टाइटल लिखें उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बनाएं. फॉर एग्जांपल, मैं अपना खुद का एग्जांपल लूं तो आई एम एसोसिएट इन अ मल्टीनेशनल कंपनी. तो एसोसिएट वर्ड से मेरे को पता नहीं चल रहा कि मेरा काम क्या है, मैं करता क्या हूँ, क्या है. बट इफ आई बिकम अ मोर डिस्क्रिप्टिव, इफ आई राइट ऑडिट एसोसिएट, तो एक सेंस मिलता है, डिस्क्रिप्शन आ जाती है जिसको मैं बता रहा हूँ या जो मेरा सीवी या रिज्यूमे पढ़ रहा है उसको देख के पता चल रहा है ऑडिट एसोसिएट, that means it is related to something audit, right? So instead of writing job titles like manager, write specific descriptive job titles like evaluation manager, qualitative data coordinator. So that gives a more insight कि आपकी जो position है उसका क्या relevance है, and the person if interested can go read in the details. अदरवाइज उसको डिस्क्रिप्टिव जॉब टाइटल से ही आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, ऑडिट एसोसिएट, दैट मींस द पर्सन हैज एन ऑडिट बैकग्राउंड. Okay, so simplify means, okay, avoid irrelevant, redundant, and extra words from your resume. As mentioned by Navdeep also, we should try to restrict our resume in one page. So उसके लिए हम irrelevant, redundant और extra words को जितना avoid कर सकें, that is the best thing. Yeah, so use the space. That is very correct. आप अपने presentation का किसी ने पूछा था, there is no set format, but categorize your resume in different sections. Use text box as your friend. Like if you can see in the example, there are different sections. First section is summary, the next section is education, the next section is experience. So use the space available to you smartly so that it gives a better and qualitative presentation. And use powerful verbs, which is very important. The more nice words you use, it catches the attention. It is not necessarily same for every case, but this is usually happens. The strong words you use, it really helps the reader to get a better idea. Show accomplishment with numbers. This thing is already covered by Harshit, so I'll skip this one. Add visuals when appropriate. So you can also add some graphs in your resume, but
only when it's relevant. ऐसा नहीं होना चाहिए कि just to add visuals आप कुछ भी उसके अंदर डाल रहे हो. That should be completely avoided. अगर बहुत necessary है and आपका वो data से वो visual से आपका जो resume है ज़्यादा attractive बनता है, then only you should also add visuals. There's one example here. As you can see, they have used a kind of a graph to depict the test scores. So you can use these kind of graphs also, but be cautious about them. And if you're not sure कि ये अच्छा लगेगा या नहीं, avoid them. Add testimonials when appropriate. Testimonials are basically a kind of a recommendation that people have given about you, your work. So if you have any testimonials of someone, someone relevant that you think you can mention, then you should go ahead with the testimonials. But you have again to be very cautious because this is not very common, and it might not appeal the HR or the recruiter in the same way. So you can add testimonials, but you have to be cautious about them. And proofread. This part was also covered by Harshit, that you always have to go through the resume once. There should be no typos, because अगर एक पेज है जिसमें आप अपने बारे में बता रहे हो, उसमें भी अगर आप spelling mistakes कर रहे हो, it creates a very bad impression, and this thing should be really avoided. Use action outcome wording. Okay, so this is very important. When you're writing your job description, you should always mention about action outcome wording. For example, you worked in a sales, for example, right? So if you're writing ki I worked in a sales department and helped in the sales of this particular product, so this doesn't sound very nice. बट अगर इसको आप एक्शन आउटकम के तरीके से बताओगे, फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि आई मैनेज अ टीम ऑफ 10 पीपल इन विच आई वी कैरिड आउट 10 कैंपेन्स, एंड उन कैंपेन्स की वजह से हमारी जो सेल्स थी वो डबल होगी, राइट? तो इसमें क्या है, मैंने अपना एक्शन बताया और आउटकम बताया. मैंने एक्शन ये था कि मैंने टीम को मैनेज किया, मैंने अपने प्रमोशन कैंपेन्स चलाए. इसका आउटकम क्या हुआ, जो मेरी सेल्स थी वो डबल होगी. तो जब भी आप अपनी इस टाइप के डिस्क्रिप्शंस ले रहे हैं या कुछ भी आप इस टाइप का मेंशन करें, सो यूज एक्शन आउटकम वर्डिंग, जिसमें आपका एक्शन आ रहा हो, उससे क्या रिजल्ट निकला वो आप मेंशन करें. And give your key takeaways from a resume. So the purpose of resume is it gets you an interview. You have to make sure कि आप उसमें सिर्फ relevant part लिखें. कुछ फालतू आप mention करेंगे, it will definitely get you rejected. And use keywords from job description as mentioned by Harshit, relevant information only. As we mentioned, we have a limited space. हम चाहेंगे कि अपना resume एक ही page पे खत्म हो, so it's better कि हम इसमें जो relevant information है वही डालें. And the last point is different resume for each position. You can always customize your resume for the position you are applying. It actually makes a difference. So I guess that's the end of it. In case anyone has any questions, they can ask. In case you don't have any question, back to Prateek. Yeah, I have one question that should we include only our success and achievements, or can we also include our failures too? Okay, so it depends what kind of failures are we talking about. For example, if I'm saying I failed in 11th class, so that is something I would definitely avoid in writing in my resume. But on the other hand, for example, I'm a management student, right? I started a startup, for example. वो startup सिर्फ 6 महीने चला, 1 साल चला, but after that it went down. It is a failure for me कि मेरा जो startup है वो ज़्यादा sustain नहीं कर पाया. But अगर मैं इसको ठीक से प्रेजेंट करूं, लाइक आई टुक द इनिशिएटिव, मैंने इससे बहुत सारी लर्निंग्स हुई, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टेक अवे फ्रॉम दिस फेलियर, देन आई कैन डेफिनेटली मेंशन दैट. बट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस हम कौन से फेलियर्स मेंशन कर रहे हैं. अगर उस फेलियर से मेरे को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, इफ दैट उस फेलियर्स को जो स्टार्ट किया था मैंने, जो काम स्टार्ट किया था, इट इज समथिंग वेरी न्यू, वेरी यूनिक, देन आई कैन डेफिनेटली मेंशन दैट. I think Navdeep and Harshit might have something to add to this. I totally agree with you, Ankit.
exactly the same case which you mentioned as an example is a true story for me. So I have added that startup in my resume, and people in the interview usually do ask that you failed in that startup or whatever the thing it is. But still, there is something which you can actually present, like you learned a lot of things during those startup time. You learned new business techniques, new digital marketing related techniques just because of that one startup. Even though it failed, it made you learn a lot. So that is something you must include, I would say. So I totally agree with Ankit. Okay, back to you, Prateek. Okay, so I think if someone have any question, they can ask here. Guys, you can unmute yourself if, in case it is taking time to type. I guess, Prateek, we can conclude the session then if no one has So any question. now I will like to invite our President Rotractor Ekta Goel to conclude this workshop. Over to you, Ekta. Hello everyone. Thank you so much for all the ones who attended the workshop. I hope this workshop was fruitful to you. A lot of efforts have been taken here, and thanks to all the co-workers on the co-discussion. And I hope to hello. Am I audible? Hello. You are not audible. Hello. Am I audible now? एक तो आपकी आवाज बहुत कट रही है. Just a second. Am I audible now? Yeah, better. So thank you so much for all the ones who attended this session. I hope this session was really fruitful for you all as same it was for me. And do stay tuned for Instagram channel. We have more webinars coming up on Illustrator, CorelDRAW, video editing, and also the music production. Do stay in, and we have this entire webinar on the Facebook as well as on our YouTube page. We have more of such webinars. Do check out our YouTube channel. And thank you so much for everyone. Ankit, Harshit, Navdeep, and Prateek for organizing such an amazing. Thank you. Thank you, everyone. In case you have any questions, you can ask in the feed. You can mention them in the feedback form.